कंज्यूमर, आखिर ये है कौन? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि मार्केट में जाकर के गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब नहीं समझे? मतलब ऐसे अज्यूम करो, आपको मार्केट जाना है, आपने अपने घर के बाहर से ऑटो लिया और ऑटो वाले को बोला कि आपको मार्केट तक छोड़ दे, तो आपने ऑटो का सर्विस लिया। अब आपने क्या किया? उस सर्विस को कंज्यूम किया, उस सर्विस का इस्तेमाल किया, तो आप ऑटो सर्विस के कंज्यूमर हुए। फिर आप मार्केट जाकर के एप्पल खरीदे। अब क्या करोगे एप्पल का? खाओगे ना। तो एप्पल को आपने क्या किया? यूज किया, कंज्यूम किया, ताकि अपनी एप्पल की नीड को पूरा कर सको। तो एप्पल कंज्यूम करते हो, इसीलिए आप क्या हुए? एप्पल के कंज्यूमर। यानी कि ओवरऑल सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उसकी ज़रूरत की है उसे खरीदता है और उसका इस्तेमाल करता है। बट आप लोगों के दिमाग में तो इस वक्त क्वेश्चन आ रहा होगा कि अचानक से मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते ये कंज्यूमर में कहाँ पहुंच गई? तो ये कंज्यूमर के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो इकोनॉमिक्स में हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका कंज्यूमर अवेयरनेस। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर को अवेयर होना क्यों ज़रूरी है। सुनते हो ना, टीवी में अक्सर दिखाता है जागो ग्राहक जागो। भाई हर वक्त ग्राहक को जागने क्यों बोलता है? सोया हुआ है क्या? तुम सो रहे हो क्या होटल लेने से पहले? नहीं ना, बट फिर भी जागो ग्राहक जागो। तो यही सब जो दिमाग में हमारे क्वेश्चंस है, इन्हीं का आंसर्स हमें मिलेगा इस चैप्टर से। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर को अवेयर होना क्यों ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं एक बार ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों से। इस चैप्टर में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेंगे, जैसे कि हमें पता चला अभी इस वक्त क्या पता चला सबसे पहले कि कंज्यूमर कौन होता है। तो हमारा पहला माइलस्टोन था कंज्यूमर कौन है ये जानना। इसके बाद सेकंड माइलस्टोन मेरा ये है कि भाई पता तो लगाए आखिर कंज्यूमर अवेयरनेस ज़रूरी क्यों है। यानी कि ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर को अवेयर करने कह रहे हो तो इसका मतलब है कि इन कंज्यूमर को ठगा जाता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि कंज्यूमर को कैसे ठगा जाता है मार्केट में, मतलब कि कंज्यूमर के साथ चीटिंग कैसे की जाती है। एंड फिर हम देखेंगे कि जब हमारे कंज्यूमर्स यानी हम इतने ठगाते हैं तो उसके लिए हमने क्या स्टेप्स ले रखा है। यानी कि हम जानेंगे हमने आवाज़ कैसे उठाई है इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। फिर फोर्थ माइलस्टोन में हम लोगों को ये बातें पता चलेंगी कि कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। यानी कि जब हम कोई गुड्स और सर्विस यूज़ करते हैं तो उससे हमारे उस गुड्स और सर्विसेज के इस्तेमाल को लेके हमारे पास क्या क्या अधिकार है। एंड देन विल गेट टू नो कि हम वेल अवेयर वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कैसे बनते हैं। और फिर आखिरी में हम लोग देखेंगे कि ये कंज्यूमर मूवमेंट आगे किस तरीके से बढ़ रहा है और कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि लास्ट में हम लोगों को देखना है कंक्लूजन। तो ये तो समझ में आ गया अब आप लोगों को कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक तो हमने देख लिया है कि हु इज़ अ कंज्यूमर। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर को मार्केट प्लेस में एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है। तो चलो देखते हैं जल्दी से। सो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है? कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, भले ही कंज्यूमर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कंज्यूमर जो हैं कहीं ना कहीं अपना दिमाग यूज़ करते हैं, बट फिर भी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और अक्सर उनके साथ ठगी हो जाती है। ठगी कैसे होती है?
तो जैसे मान लो आप दुकान गए और जो बेच रहा है वो ढंग से वजन नहीं कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर लिया तो अंडरवेट हो गया। मान लो एक दुकानदार क्या किया, आटे में मैदा मिला दिया, वो भी चीटिंग है। दाल में कंकड़ मिला दिया, तो ये कहलाया एडल्टरेशन। कुछ क्या किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज किया, मतलब कि ब्लैक में मार्केटिंग कर रहा है। ओके और वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दुकानदार क्या करते हैं, आपको खराब माल दे देते हैं जिनसे कि आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जब कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो आपने क्या किया है, आपने मार्केट से ये खरीद के लाया। मान लो कि जस्ट अज्यूम करो कि आपने तेल खरीदा, लूज में तेल खरीदा, रिफाइंड ऑयल, और वो एडल्टरेटेड था, मतलब कि मिलावट वाला था, और उसको कंज्यूम करने के बाद आपको लूज मोशन हो गया, हेल्थ खराब हुआ ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नुकसान हैं जो कि कंज्यूमर को फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ताकि कंज्यूमर को ठगने से या उनके नुकसान होने से रोका जा सके। क्लियर? समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ जानकारी की बातें करते हैं। डू यू नो, जब मार्केट में प्रोड्यूसर्स की संख्या कम हो और कंज्यूमर्स जो है वो कम खरीदते हो और कहीं कहीं सामान मिलता हो, वहाँ पर पे मार्केट ढंग से काम नहीं करती है। इसको ऐसे देखो, मान लो आपके पूरे एरिया में एक ही अमूल का दुकान है जो अमूल के प्रोडक्ट्स बेचता है। नो डाउट वो आपको अमूल की चीज़ों में चीटिंग करके देगा, क्योंकि उसको पता है उसके अलावा वहाँ कोई बेचने वाला नहीं है, तो वो पूरी तरीके से आराम से चीटिंग कर सकता है। वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास बहुत सारा पैसा, पावर होता है, तो वो इस तरीके से क्या करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे टीवी में आप लोग ऐड देखते होंगे, ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, इसके इस्तेमाल से हाइट बढ़ती है। भाई ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे अभी रिसेंट में देखो फेयर एंड लवली पे आया था, फेयर एंड लवली यूज़ करोगे तो गोरे हो जाओगे, एक्चुअली में होता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन देना हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। क्लियर? नाउ कंज्यूमर मूवमेंट, यानी कि हमारा थर्ड माइलस्टोन, कि आखिर भाई हमारे यहाँ के कंज्यूमर जो है, जब इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था तो कंज्यूमर क्या हाथ पे हाथ बैठे हुए थे धर के? ना जी, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू की। पहले तो ऐसे माना जाता था कि ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है, वो ढंग से जाके सामान खरीद के आए, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें प्रोड्यूसर की गलती या जो सेलर है उसकी गलती नहीं है। जैसे अभी भी होता है ना, दुकान से तुम कुछ खरीद के जाओ और वापस करने जाओ तो कोई दुकानदार दुष्ट होते हैं, बोलते खरीदते समय क्यों नहीं देखे, हम कैसे मान ले कि मेरे से ही गलत मिला है, हो सकता है आप खराब करके दिए होंगे, बोलते हैं ना। तो पहले यही होता था, सारे दुकानदार या जो प्रोड्यूसर्स होते थे ना, वो सारी गलती की जिम्मेदारी कंज्यूमर पे ही डाल देते थे। कुछ भी खराब होता था क्वालिटी वगैरह को लेकर के, इससे कंज्यूमर को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। इसी समय इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट आया, लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया, और ये मूवमेंट ना सोशल फोर्स की तरह आया, जिसमें डिमांड होने लगा कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और प्रमोट किया जाना चाहिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, ताकि उनके साथ ठगी ना हो, वो चीट ना किए जा सके। क्लियर है? नाउ अब ज़रा सा एक बार इस शॉर्ट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि आखिर क्या फैक्टर्स थे जिनके कारण कंज्यूमर मूवमेंट आया। तो पहला, जानबूझ के फूड शॉर्टेज क्रिएट करना। ठीक है, फूड शॉर्टेज जानबूझ के, इसका मतलब ये है कि मार्केट में तो चीज़ें अवेलेबल है, बट जानबूझ करके उसको सेलर को नहीं, जो सेलर है वो नहीं बेच रहा है, ताकि जब बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके दाम पे मार्केट में बेच सके। फिर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना, चीज़ों को जमा करके रख लेना, ब्लैक मार्केटिंग करना, मतलब कि ब्लैक में बेचना। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपके एरिया में अभी मास्क बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है,
मास्क नहीं, चलो सैनिटाइज़र का एग्जाम्पल लेते हैं। सैनिटाइज़र अभी लॉकडाउन के पीरियड में आ जाओ, उस समय सैनिटाइज़र की किल्लत हो गई थी भाई, दुकानदारों के पास उतने सैनिटाइजर्स नहीं थे, तो ये लोग क्या करने लगे, जो थोड़े बहुत सैनिटाइज़र बचे थे उनको छुपा के रख देते थे, यानी कि होर्डिंग कर रहे थे, जमा करके रख रहे थे। अब जैसे ही देखिए कोई गिना चुना बंदा आया, उसको थोड़ा सा ज़्यादा दाम बढ़ा करके बेच दिए ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। पर इससे तो नुकसान हुआ ना, 10 रुपए की चीज़ अब कंज्यूमर को 15 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। वैसे ही कुछ यही जो ज़्यादा दाम में बढ़ा के बेचते हैं ना, इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, और जो छुपा के जमा करके रखते हैं ना, इसको होर्डिंग कहते हैं। समझ गए? बस यही सारी जो हरकतें थी प्रोड्यूसर और सेलर की, इन्हीं के कारण कंज्यूमर मूवमेंट हमारे यहाँ बर्थ लिया। इससे पहले तो वो छोटे मोटे आवाज़ उठाते थे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बट 1960s में बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। क्लियर? नाउ कंज्यूमर मूवमेंट 1970s तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो थे ना, वो सिर्फ क्या करते थे, एग्जीबिशन वगैरह लगा देते थे या आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे कि ये गलत चीज़ें हो रही हैं, ये गलत चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादा कोई इन लोग दिमाग नहीं लगाते थे, या क्या करते थे, ये लोग चाहते थे बस ओह इतना बड़ा परेशानी हो रहा है, चलो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख दो, ख़त्म। बट 1970s के बाद कंज्यूमर थोड़े अवेयर होने लगे, वो क्या करने लगे, अपना ही ग्रुप बनाने लगे, अपना एसोसिएशन बनाने लगे, और दुकानों पे जाके हमला करने लगे जो चीटिंग करते थे। ठीक है? और जैसे मान लो कि कोई ट्रांसपोर्ट है, उसमें ज़्यादा लोग भरे हुए रिक्वायरमेंट से, वहाँ पे जाके हंगामा मचा दिए। कोई दुकान में मिलावट की चीज़ें बिक रही हैं, वहाँ पर पे जा करके शटर डाउन करवा दिए। तो ये सारे स्टेप्स लेने लगे, और इन सारे स्टेप्स से ये लोग हमला करने लगे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स पे। एंड डू यू नो वन थिंग, आज के समय पे कंज्यूमर ग्रुप्स भले 1970s में आया, उस समय ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसको पॉपुलर होने में समय लगा। बट रिसेंटली अगर देखो तो इंडिया में कंज्यूमर ग्रुप्स की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। इसका मतलब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब इस कंज्यूमर मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? इसके कारण बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और जो सेलर्स हैं उन पे एक प्रेशर बना कि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से कैरी आउट करे, मतलब कि मिलावट ना करे, चीज़ों को तरीके से बेचे, गड़बड़ ना करे। और फिर सरकार को फाइनली एक एक एक्ट पास करना पड़ा जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा। ये एक्ट पास हुआ 1986 में, जिसके तहत सारे प्रोड्यूसर सेलर्स पे नज़र रखी जाने लगी। जैसे एग्जाम्पल लो, टीवी वगैरह में देखते होगे ना, फूड अडल्टरेशन ऑफिसर आता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, इंस्पेक्शन करता है कि जो सामान है वो सही है या नहीं, मिलावट तो नहीं है। मिलावट होता है तो उस पर केस फाइल हो जाता है। वैसे ही देखोगे, हर आपका जो भी सामान खरीदते हो उसके पीछे में MRP, फिर आपका क्या कहते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, कंटेंट, जिन चीज़ें मिला के इंग्रेडिएंट्स जिनसे वो बना है, वो ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है ना। तो यह सारी चीज़ें जो हैं, यही सारे एक्ट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, ये है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। यूएन ने क्या किया, अपनी एक गाइडलाइन तैयार की ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सप्लॉयटेशन से। ये तैयार हुई थी आपकी 1985 में, और देशों को बोला, जो देश इनके मेंबर थे उनको बोला कि ये सारे मेजर्स आप लोग अपने अपने कंट्री में भी अडॉप्ट करो ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचा सको, और साथ साथ में कंज्यूमर के लिए एडवोकेसी ग्रुप्स, मतलब एडवोकेट्स के भी ग्रुप्स बना। अब देखो, इंडिया में तो मूवमेंट चला, पर ये इंटरनेशनल लेवल पे चला। अब ये कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है, इसके अंदर लगभग 240 ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, लगभग 100 देशों में। ओके, समझ में आ गया? तो ये है आपका कंज्यूमर इंटरनेशनल। नाउ अब बात करते हैं कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं। तो कंज्यूमर के टोटल 5 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट राइट से। कंज्यूमर का पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, यानी कि कंज्यूमर को जो भी आप प्रोडक्ट बेचो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छी होनी चाहिए ताकि उससे कंज्यूमर को कोई नुकसान ना पहुंचे।
दूसरा राइट है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि उसे पता हो कि जो सामान है वो कब बना, वो कब खराब हो जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड राइट है आपका राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि वो चूज कर सके कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और कौन सा नहीं। कोई दुकानदार या कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर उसको फोर्स नहीं कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए। नेक्स्ट है आपका राइट टू सिक रिड्रेशल। इसका मतलब है कि अगर मान लो किसी कंज्यूमर के साथ ऊपर में से तीनों कोई राइट हिंडर हो रहा है या उसके साथ कोई चीटिंग हो रही है, तो वो न्याय का डिमांड कर सकता है, कंपेंसेशन का डिमांड कर सकता है। एंड आखिरी है राइट टू रिप्रेजेंट। अब जब वो अपना कंपनसेशन का डिमांड कर रहा है तो उसके पास ये हक है कि उसके बिहाफ में कोई एडवोकेट उसके लिए लड़े, यानी कि सरकार की तरफ से एडवोकेट का हेल्प किया जाए। क्लियर है? तो ये 5 कंज्यूमर राइट्स हैं जिनको अभी हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं राइट टू सेफ्टी से। अब देखो, कुछ चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, प्रेशर कुकर हो गए, इनको ना स्पेशल सेफ्टी का अटेंशन चाहिए होता है। क्योंकि अगर मान लो जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप लाए और उसमें क्या है, तार ढंग से नहीं है, हो सकता है आपको करंट लग जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, या उसमें वायर जो है वो ख़राब क्वालिटी का, तो उससे नुकसान हो सकता है, तो दे कैन बी हैज़ार्डियस। सो इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रॉपर नहीं होंगे तो ये इंसान की लाइफ तक ले सकते हैं। सो राइट टू सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ अ कंज्यूमर। नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर्स के पास राइट है कि उसे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, जो कि वो खरीदते हैं, उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी मिले ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जानकारी में जैसे किन किन चीज़ों को मिला के बना है, उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है, फिर आपका क्या कहते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, एट्सेट्रा। इसी के अंदर आरटीआई नाम का एक एक्ट पास किया गया था अक्टूबर 2005 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत ये मैंडेटरी कर दिया गया कि सिटीजन्स जो इन्फॉर्मेशन चाहे किसी भी गुड्स और सर्विस को लेकर के वो मिलना चाहिए। जानते हो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं उसके जो आंसर शीट्स आते हैं ना, अगर मान लो आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आंसर शीट्स डिमांड कर सकते हो ना। ये डिमांड आप आरटीआई के तहत कर सकते हो, क्योंकि आपको आरटीआई के तहत ये राइट है कि आप जान सको कि आपका मार्क्स कहाँ कटा है और क्यों कटा है। इसीलिए हमेशा बोर्ड एग्जाम्स ओवर होने के बाद सीबीएसई अपना एक डेट निकालती है जिस पे बोलती है कि अगर कोई स्क्रूटनी करवाना चाहता है अपने आंसर शीट्स का तो वो करवा सकता है। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट राइट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट टू चूज। अब कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी से जो चीज़ चाहे वो खरीद सके। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो आप कोई दुकान गए और दुकान वाले को बोले कि मुझे रिफाइंड ऑयल चाहिए, नेचर फ्रेश। अब दुकानदार बोला नेचर फ्रेश नहीं है, आप ये लेकर के चले जाइए, फॉर्चून लेके चले जाइए या महाकोश लेके चले जाइए। अब वो आपको बोल रहा है, अब आपका विषय आप वो लेना चाहते हैं कि नहीं। दुकानदार आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप अपने विश के अगेंस्ट उस प्रोडक्ट को खरीदें। समझ गए? तो ये है राइट टू चूज। नेक्स्ट है राइट टू सीक रीड्रेसल। अब मान लो कभी आपके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है या बीइंग अ कंज्यूमर अगर आपके साथ ठगी हुई है तो आपके पास पूरा हक है कि आपको कंपनसेशन मिले। जितना डैमेज हुआ है उतना कंपनसेशन आप डिमांड कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर काउंसिल जाना पड़ेगा, और इसके लिए ये कंज्यूमर कोर्ट्स स्टैब्लिश किए गए हैं कंट्री में। क्लियर है? इसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कि आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के लाए और उसको जैसे ही आपने अपने घर पे कनेक्ट किया वैसे ही एक ब्लास्ट हुआ और आपके घर के कुछ सामान जल गए, आपका नुकसान हो गया।
ठीक है, तो इस केस में आप कंज्यूमर कोर्ट जा करके कंपेंसेशन का डिमांड रख सकते हो और जिनसे आप वो प्रोडक्ट खरीदे हो उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो है मेरा वो है राइट टू रिप्रेजेंट। अब देखो, कोपरा एक्ट के तहत कंज्यूमर के पास राइट है कि कंज्यूमर कोर्ट में वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके और नहीं तो उन्हें गवर्नमेंट के साइड से वकील प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है? तो ये था राइट टू रिप्रेजेंट। अब मैंने अभी कंज्यूमर कोर्ट की बात कही है, तो चलो थोड़ा सा कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है और कौन होता है वो एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स कोपरा के तहत ना एक जुडिशियल मशीनरी सेटअप की गई है जो सिर्फ कंज्यूमर के मैटर्स को देखती है। यही जुडिशियल मशीनरी का नाम है कंज्यूमर कोर्ट। ये ना 3 टायर होता है, मतलब कि 3 लेवल में काम करता है और ये क्वासाई जुडिशियल है, मतलब पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं है। ये जुडिशरी का काम करती है बट कौन सा, सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स को डील करती है, बाकी कोई और मैटर को लेकर के जजमेंट नहीं सुनाती है। ठीक है, ये सेटअप किया गया, ये 3 लेवल पे काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। ये वो सारे केसेस सुनता है ना जिसमें 20 लाख तक का नुकसान है। मान लो कि अगर आपको 20 लाख तक का नुकसान हुआ है तो उसका केस आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हो, पर अगर आपका नुकसान 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो जो स्टेट लेवल पे कोर्ट काम कर रहा है आप वहाँ जा करके केस फाइल कर सकते हो। वैसे ही अगर आपका नुकसान 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप उसके लिए नेशनल लेवल कोर्ट पे जा करके क्लेम कर सकते हो। ठीक है, केस फाइल कर सकते हो। याद रखना, पहले डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर स्टेट है और उसके ऊपर नेशनल लेवल है। अब ऐसे भी मान लो डिस्ट्रिक्ट का फैसला आया, आप खुश नहीं हो तो उस केस में भी आप स्टेट लेवल जा सकते हो और स्टेट लेवल के फैसले से खुश नहीं हो तो आप नेशनल लेवल जा सकते हो। क्लियर है? सो ये है आपका कंज्यूमर कोर्ट्स। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन जो था हमारा कि हम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनना है तो पहला चीज़ तुम्हें तुम्हारे अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने तो अपने साइड से कोपरा के तहत कोर्ट्स वगैरह सेंटर और स्टेट लेवल पे सेटअप किए ही हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाता है, जैसे टीवी में देखते हो ना, जागो ग्राहक जागो, क्या है, गवर्नमेंट के साइड से ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो ये गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ एक्शन ले रहा है, बस इनको लेके हमें केयरफुल रहना है। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी सामान खरीदते हो उनमें क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया जाता है। जैसे कि मान लो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मतलब कि कोई फूड आइटम खरीद रहे हो तो उसमें एग मार्क होता है। सोना खरीद रहे हो तो उसमें हॉल मार्क होता है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें ISI मार्क होता है। तो ये कभी भी अगर आप ऐसे मटेरियल खरीदने जा रहे हो, सामान खरीदने जा रहे हो, तो ये सारे साइंस को ध्यान से देखो। अगर ये आप साइन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड के अप टू मार्क में आता है। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस, जिसमें हमने देखा कि कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, और फिर हमने ये भी देखा कि कंज्यूमर अपनी एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकता है और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, जिसमें हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में भी जाना और कंज्यूमर कोर्ट के बारे में भी जाना। जानते हो, लोगों को अवेयर करने के लिए ही हर साल हम 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया अभी तो देखे कंज्यूमर कोर्ट है, हर देश के पास अलग से सेपरेट कोर्ट नहीं है, पर इंडिया के पास कंज्यूमर के लिए अलग से एक सेपरेट कोर्ट है। और कंज्यूमर मूवमेंट की बात करें तो इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट बहुत बड़ा है। पता है, पूरे इंडिया में लगभग 700 से भी ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं। हाउएवर कुछ नुकसान भी हैं। कोर्ट है भाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते समय बर्बाद हो जाता है, पैसे भी खर्चे होते हैं। तो रीड्रेसल प्रोसेस जो है वो दिन भर दिन मेरे लिए परेशानी का कारण बनते जा रहा, मेरे नहीं हमारे लिए। भले आज 20 साल हो चुके हैं लगभग कोपरा को आए हुए, बट कंज्यूमर अवेयरनेस अभी भी स्प्रेड हो रहा है। हमारे कंज्यूमर अभी भी उतने अवेयर नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारा चीज़ करना है ताकि उनको अवेयर किया जा सके। एंड आई एम प्रिटी श्योर
अगर हम लोग सारे लोग मिल करके स्ट्रगल करेंगे और एफर्ट लगाएंगे तो नो डाउट एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये था हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस चैप्टर और इसी के साथ आज का क्लास हमारा ओवर होता है। होपफुली यू गॉट all the concepts in a clear way. So that's all for today. Thank you.